नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाली कहानी अनिष्ट शंका की गहराइयों में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी वाकई झकझोर देती है और हमारी आज की पूरी बातचीत प्रेमचंद की इसी कहानी पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पड़ते हैं उन्हें खोलकर समझें। बिल्कुल, प्रेमचंद जी सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो इंसान के मन की उलझनों को सामने रख देते हैं, है ना? सही कहा। ये कहानी है प्यार की, बिछोह की और उस गहरे डर की जिसे शायद हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, अनिष्ट की शंका। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे ये डर, ये आशंका सिर्फ मन को ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को, पूरी दिशा ही बदल सकती है। एक तरह से सवाल ही उठता है कि क्या हमारा डर ही हमारा भाग्य लिख देता है? कहानी की शुरुआत तो देखिए कितनी शांत, खूबसूरत है। चांदनी रात है, बगीचा है, लेकिन माहौल में एक उदासी है, विदाई की। कुंवर अमरनाथ बुंदेलखंड जा रहे हैं। हाँ, वहाँ भयानक आकार पड़ा है और वो काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक बनकर राहत के काम के लिए जा रहे हैं और उनकी पत्नी मनोरमा उनसे विदा ली रही हैं। और बस यहीं से, उसी पल से वो अनिष्ट शंका, वो डर सामने आने लगता है। मनोरमा जिद करती हैं कि वो भी साथ चलेंगी। लेकिन अमरनाथ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ी इलाका है, जंगल, बीहड़, जंगली जानवर, मतलब मनोरमा को तकलीफ होगी, उन्हें उनकी चिंता है। पर मनोरमा की चिंता का कारण कुछ और है। वो साफ साफ कहती भी हैं, मुझे अनिष्ट का भय सदैव सताया करता है। ये एक वाक्य, ये पूरी कहानी की धुरी है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और उनका जवाब भी सुनिए। वो कहती हैं स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है, उनमें ये धैर्य और साहस है जिस पर काल की दुश्चिंताओं का जरा भी असर नहीं होता। जी, ये उस जमाने की जो सोच थी ना, उस पर एक तरह की टिप्पणी है। वो अपने अंदर की ताकत का एहसास करा रही हैं। लेकिन अमरनाथ, वो शायद इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, या कह लें कि अपनी चिंता से बाहर नहीं आ पाते। और ये भी जानना जरूरी है कि मनोरमा का ये डर कोई नया नहीं है। वो पहले भी अमरनाथ के शिकार पर जाने से या उनके तेज घोड़ा चलाने से डरती रही हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार से पैदा हुई चिंता है, या उन्हें अमरनाथ के स्वभाव को लेकर, या शायद शायद किस्मत को लेकर कोई गहरी आशंका है पहले से। हाँ, प्रेमचंद यहाँ सोचने पर मजबूर करते हैं। ये प्यार और डर का कैसा उलझा हुआ रिश्ता है। बिल्कुल। और ये डर सिर्फ ख्याली नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ही उनके गहरे लगाव और शायद अमरनाथ की किसी छुपी हुई बात की समझ से जुड़ा हो। और यही वो बीज है जिससे आगे चलकर वो पूरी त्रासदी होती है। खैर, अमरनाथ बुंदेलखंड पहुंचते हैं। वहां की हालत तो सचमुच दिल दहलाने वाली बताते हैं प्रेमचंद। लोग भूख से बेहाल हैं, पेड़ों की छाल खा रहे हैं, बच्चे कौड़ियों के मोल बिक रहे हैं। हाँ, बहुत भयानक तस्वीर खींचिए। अमरनाथ और उनके साथी पूरी तरह से राहत के काम में जुट जाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि रोज चिट्ठी लिखेंगे, और शुरू में लिखते भी हैं। जी, और कहानी में बड़ी सुंदर लाइन है कि जब चिट्ठी मिलती थी तो मनोरमा को लगता था जैसे सूखे धान में पानी पड़ गया। इससे पता चलता है कि वो खत उनके लिए कितने जरूरी थे, उनकी चिंता को शांत रखने का एक जरिया थे। बिल्कुल। कहानी कहती है, उसका वियोग विकल हृदय अधीर हो गया। वो पछताने लगती हैं कि मैं साथ क्यों नहीं चली गई। उनकी दुनिया जैसे सिमट जाती है, हर आहट पर इंतजार। तर्क पीछे छूटने लगता है, डर हावी होने लगता है। हाँ, और इसी बेचैनी में एक रात वो एक भयानक सपना देखती हैं। क्या देखती हैं? वो देखती हैं कि अमरनाथ दरवाजे पर खड़े हैं, नंगे सिर, नंगे पैर, और रो रहे हैं। ओह! वो घबरा कर उठती हैं, भागकर दरवाजा खोलती हैं, पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन यह सपना उनके मन में बैठ जाता है। और वो फौरन मुनीम को जगाकर तार भेजने को कहती हैं, अमरनाथ की खैरियत पूछने के लिए। ये एक जरूरी मोड़ है कहानी में। अब डर सिर्फ मन में नहीं है, उसने एक शक्ल ले ली है, सपने की शक्ल। हाँ, तार भेजना तो एक स्वाभाविक सी बात है ऐसी हालत में, लेकिन जब उसका जवाब नहीं आता। तो डर और पक्का हो जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं। मनोरमा की हालत बहुत बिगड़ जाती है। लिखा है, निर्जल, निराहार, मूर्छित दशा में पड़ी रहती हैं। और इसी इसी चरम अनिश्चितता के माहौल में तार भेजने के 5वें दिन एक ज्योतिषी आ जाता है। अच्छा, मोहल्ले की औरतें उत्सुकता में जमा हो जाती हैं और मनोरमा भी, वो भी उसे बुलवा लेती हैं। क्या सोचकर? शायद कोई उम्मीद। हाँ, या शायद अपने डर के लिए कोई पुष्टि ढूंढ रही थी वो। दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे अपने सपने के बारे में नहीं पूछती। तो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मेरी एक सहेली ने ऐसा सपना देखा है और मुझे, यानी मनोरमा को, ये अमंगल लग रहा है। ज्योतिषी जी बताएं। मतलब वो जवाब पहले ही तय कर चुकी हैं मन में। बिल्कुल। वो ज्योतिषी से बस हाँ कहलवाना चाहती हैं। और ज्योतिषी,
उसे असलियत तो पता नहीं, वो मनोरमा की घबराहट देख लेता है। तो वो वही कह देता है जो मनोरमा सुनना चाहती हैं। हाँ, वो एक सुरक्षित रास्ता अपनाता है। कहता है, सरकार जो कहती हैं वही सत्य है। यह स्वप्न अमंगल सूचक है। और फिर वो इसकी पूरी व्याख्या भी कर देता है कि बत्ती पर संकट है, घर का नाश होगा, देश विदेश मारे मारे फिरेंगे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। यही हम देखते हैं कि कैसे डर हमें ऐसी बातों पर यकीन करने को मजबूर कर देता है जो शायद तर्कसंगत ना हो। ज्योतिषी की बात तो मनोरमा के अपने डर का ही आईना थी, लेकिन उसने उसे बाहर की सच्चाई मान लिया। एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जिसे कहते हैं, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। हाँ, बिल्कुल। जो डर था अब वो भविष्यवाणी बन गया। और ये सुनकर मनोरमा बेहोश हो जाती हैं। ज्योतिषी घबरा जाता होगा। हाँ, वो फिर उपाय बताने लगता है, अपनी सिद्धियों की कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे उसने डिप्टी साहब की बेटी को ठीक किया था, सेठ के यहाँ चोरी पकड़ी थी। लेकिन अब क्या फायदा, तीर तो कमान से निकल चुका था। मनोरमा के मन में अनिष्ट की आशंका अब एक सच्चाई बन चुकी थी। और जब उन्हें होश आता है तो उनका फैसला उनकी बेचैनी और उनके पक्के इरादे को दिखाता है। अब वो किसी जवाब का इंतजार नहीं करेंगी, वो खुद जाएंगी। हाँ, वो फौरन मुनीम को बुलाती हैं, यात्रा की तैयारी का हुक्म देती हैं। कहती हैं शाम की गाड़ी से ही कब्रई जाना है। कब्रई, जहां से अमरनाथ का आखिरी खत आया था। जी, और स्टेशन पहुंचकर वो अमरनाथ को तार भी बेचती हैं, मैं आ रही हूँ। लेकिन कई रातों की जागी हुई थी वो। हाँ, तो ट्रेन में बैठती हैं, उन्हें गहरी नींद आ जाती है। और अब वो अनिष्ट शंका भयानक सपनों की एक पूरी सीरीज में बदल जाती है। ये सिर्फ सपने नहीं लगते, ये लगता है जैसे डर ने उनके मन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। प्रेमचंद ने इन सपनों का काफी विस्तार से वर्णन किया है। हाँ, हर सपना पिछले से ज्यादा भयानक। हाँ, उनका सार एक ही है कि अमरनाथ भयानक खतरे में है। कभी वो एक टूटी नाव में बह रही हैं बिना मल्लाह के, कभी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तूफान और बिजली के बीच फंसे हैं, उतरने का रास्ता नहीं। फिर बिजली गिरती है और वो गायब हो जाते हैं। कभी वो एक उफनती नदी पर बने बहुत ही संकरे पुल पर है और घोड़ा बिदक रहा है। और हर बार वो चीख मारकर जागती होंगी। हाँ, हर बार चीख मारकर जागती हैं, पसीने में तरबतर भगवान से प्रार्थना करती हैं। लेकिन नींद और वो डर वो उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ये उनकी अंदरूनी तकलीफ का चरम है। सुबह होने पर वो आखिरी सपना देखती हैं। जी, वही घोड़े वाला। अमरनाथ तंग पुल पर है, घोड़ा बिदक रहा है, नीचे उफनती नदी। वो सपने में ही चीखती हैं, घोड़े से उतर पड़ो। और जैसे ही वो सपने में अमरनाथ की तरफ लपकती हैं, उनकी आंख खुल जाती है और यही कहानी अपने सबसे क्रूर मोड़ पर पहुंचती है। क्या होता है, गाड़ी उस वक्त कबरई स्टेशन से गुजर रही होती है और प्लेटफॉर्म पर सचमुच अमरनाथ खड़े होते हैं। सचमुच? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले सपने में देखा था। नंगे सिर, नंगे पैर। वो मनोरमा का तार पाकर ही स्टेशन आए थे, लेकिन ये डाक गाड़ी थी, ये कबरई में रुकती नहीं थी। ओह नहीं। तो मनोरमा उन्हें देखती हैं। हाँ, वो उन्हें देखती हैं। लेकिन वो अभी भी उस आखिरी सपने के भयानक असर में है। उन्हें सपने और हकीकत में फर्क महसूस नहीं होता। उन्हें लगता है सपना सच हो रहा है। उन्हें लगता है अमरनाथ सचमुच घोड़े से गिर रहे हैं या नदी में फिसल रहे हैं। और उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए वो क्या करती हैं? वो उसी नींद और भ्रम की हालत में हाथ फैलाए चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ती हैं। हे भगवान! एक पल में सब खत्म। प्रेमचंद लिखते हैं, मनोरमा प्रेम वेदी पर बलिदान हो चुकी थी। कितनी भयानक विडंबनाएं हैं। उनका प्यार, उनकी चिंता, उनकी वो अनिष्ट शंका, वही उनकी मौत का कारण बन गई। जिस अनिष्ट से वो अमरनाथ को बचाना चाहती थीं, उसी की कल्पना ने, उसी के डर ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अमरनाथ ने देखा होगा। हाँ, वो उन्हें गिरते देख हाँ हाँ करते हुए दौड़ते हैं, लपकते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, कहानी आगे बताती है कि तीसरे दिन अमरनाथ टूटे हुए दिल से घर लौटते हैं, नंगे सिर, नंगे पैर। ठीक वैसे ही जैसे मनोरमा ने पहले सपने में देखा था। हाँ, उनका पहला सपना अक्षरशः सच हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? और ज्योतिषी की भविष्यवाणी, उसका क्या हुआ? वो भी पूरी होती है। अमरनाथ उस सूने घर में रह नहीं पाते। वो अपनी सारी जायदाद काशी सेवा समिति को दान कर देते हैं। और फिर? और विरक्त होकर साधुओं की तरह देश विदेश घूमने निकल पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिषी ने कहा था कि वो मारे मारे फिरेंगे। घटनाओं का एक ऐसा दुखद चक्कर चला जिसकी शुरुआत एक डर से हुई और अंत उन सारे डरों और भविष्यवाणियों के सच होने पर हुआ। लेकिन वजह वो नहीं थी जो सोची गई थी। हाँ, ये आत्मसाधक भविष्यवाणी
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का एक बहुत ही मार्मिक, दिल दहला देने वाला उदाहरण है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनिष्ट शंका। प्यार और चिंता जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो कैसे विनाशकारी हो सकते हैं, ये कहानी हमें दिखाती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक डर, एक आशंका हकीकत पर इतनी हावी हो गई कि उसमें जीवन ही तबाह कर दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बहुत ज्यादा प्यार हमेशा बहुत ज्यादा डर को भी जन्म देता है? हमारी चिंताएं किस हद तक हमारी सच्चाई की समझ को बदल सकती हैं? हाँ, और प्रेमचंद यहाँ पूर्वाभास और डर से पैदा हुई त्रासदी के बीच की बहुत महीन रेखा को दिखाते हैं, जहां हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि प्यार और डर कितने गहरे जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। और ये सवाल छोड़ जाती है कि जब हम अपने प्रियजनों की फिक्र करते हैं तो वो एक सेहतमंद, सुरक्षा देने वाली चिंता कब एक जुनून में, एक विनाशकारी वहम में बदल जाती है। इसकी रेखा कहाँ है? हमारा मन अनिश्चितता और बिछोह के डर से कैसे निपटता है? और क्या वो तरीके, जैसा इस कहानी में हुआ, कभी-कभी हमें ही धोखा दे सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आसान नहीं है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती रहती है। सही का। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रचना की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।